नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी बेंगलुरु की है। ये बात 2024 की है। 28 अगस्त की सुबह सुबह बेंगलुरु पुलिस को एक लड़की की कॉल आती है। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। वह बताती है कि किसी ने उसकी दोस्त का कत्ल कर दिया है। उसकी लाश बिस्तर पर उसके बगल में पड़ी है। लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह कहती है, मैं सो रही थी। पुलिस फौरन उस लड़की के बताए पते पर पहुंचती है। मकान नंबर 741, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट ब्लॉक, एसएमवी लेआउट, कैंगेरी उपनगर, बेंगलुरु। जैसे ही पुलिस की गाड़ी उस इलाके में घुसी, आसपास का माहौल भी कुछ अलग सा महसूस हुआ। पुलिस को मौके पर पहुंचते ही बेडरूम का मंजर देखकर चौंक गए। कमरे का माहौल एकदम खौफनाक था। बिस्तर पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी और उसके गले पर गहरे चाकू के वार के निशान थे। खून से सना बिस्तर देखकर हर कोई सकते में था। वही लड़की जो फोन करके पुलिस को सूचना दे रही थी, अब खुद बेहद घबराई और डरी हुई खड़ी थी। मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हो चुके थे और सबकी जुबान पर बस यही सवाल था, किसने और क्यों इस लड़की की जान ली। मरने वाली लड़की की पहचान 25 साल की नव्याश्री के रूप में हुई। वह सिर्फ एक प्यारी और दिलकश लड़की ही नहीं थी, बल्कि पेशे से एक नामी डांस इंस्ट्रक्टर भी थी, जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री यानी सैंडलवुड से जुड़ी थी। उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली नव्याश्री को कौन और क्यों इस तरह खत्म करना चाहता था। इससे भी अजीब बात यह थी कि जब नव्याश्री अपनी सहेली ऐश्वर्या के साथ उसी बिस्तर पर सो रही थी, तो फिर ऐश्वर्या को इस हत्याकांड का पता कैसे नहीं चला। यह सवाल पुलिस के दिमाग में खलबली मचाने वाला था। दोनों ही एक ही कमरे में थीं और किसी को भी कोई शक नहीं हुआ कि कुछ खतरनाक घटित होने वाला था। इतना ही नहीं, कातिल ने आधी रात के बाद चुपचाप घर में घुसकर नव्याश्री की जान ले ली और फिर बिना किसी आवाज के दबे पांव फरार भी हो गया। यह भी अजीब था कि नव्याश्री की मौत से पहले कोई चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई क्यों नहीं दी। क्या कातिल इतना माहिर था कि उसने बिना किसी शोरगुल के इस वारदात को अंजाम दिया? ऐश्वर्या ने कुछ नहीं सुना, पड़ोसियों ने कुछ नहीं सुना और न ही किसी ने घर में घुसने या किसी लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह कैसे हुआ। पुलिस ने इस वारदात की कंप्लेंट दर्ज की और इकलौती चश्मदीद ऐश्वर्या से पूछताछ शुरू की ताकि कत्ल की कहानी को समझने की कोशिश की जा सके। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि नव्याश्री उसकी बचपन की दोस्त थी और दोनों साथ में बड़े हुए थे। वे दोनों कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के भद्रावती इलाके से थीं और इन दिनों बेंगलुरु में साथ रहते थे। ऐश्वर्या ने बताया कि नव्याश्री को करीब 3 साल पहले एक लड़के किरण से प्यार हो गया था। बहुत जल्द ही नव्याश्री और किरण ने एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद नव्याश्री अपने पति के पास बेंगलुरु आ गई और डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ाया। वह बेहद खुश और संतुष्ट लग रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नव्याश्री और उसके पति के रिश्तों में खटास आ गई थी। बात इस हद तक पहुंच चुकी थी कि अब नव्याश्री को अपने ही पति किरण से खतरा महसूस होने लगा था। 27 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे नव्याश्री ने ऐश्वर्या को फोन किया और उसे अपने पास बुला लिया। ऐश्वर्या की माने तो नव्याश्री ने उससे कहा था कि वह अपने घर में अनसेफ महसूस कर रही है, इसलिए वह उसे अपने पास बुला रही थी ताकि वह थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। नव्याश्री का फोन आने के बाद ऐश्वर्या उसके पास पहुंची, लेकिन उसे वहां पहुंचने में शाम के 4:30 बज गए। ऐश्वर्या ने बताया कि जैसे ही वह नव्याश्री के पास पहुंची, उसने एक कॉमन फ्रेंड अनिल से भी बात की और उसे मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद नव्याश्री ने ऐश्वर्या को अपनी कार में लेकर एसएमवी लेआउट से घर से बाहर निकला और दोनों पीआर नगर पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने कॉमन फ्रेंड अनिल को पिक किया। तीनों फिर कई घंटे तक साथ रहे। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया, नव्याश्री के और उसके पति किरण के बीच इन दिनों रिश्ते ठीक नहीं थे। किरण अक्सर नव्याश्री पर शक करता था और इस बात को लेकर उनके बीच लड़ाइयां हुआ करती थीं। एक ऐसी ही लड़ाई के बाद को नव्याश्री ने मुझे अपने पास बुलाया था। असल में नव्याश्री अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए अपने दोस्त अनिल से मिलने गई थी और अनिल ने उसे पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी थी। इस बातचीत के बाद 27 अगस्त को तीनों दोस्तों ने साथ में बाहर डिनर किया और फिर अनिल को छोड़कर नव्याश्री और ऐश्वर्या एसएमवी लेआउट में नव्याश्री के घर लौट आए। चूंकि नव्याश्री और उसके पति किरण के बीच अनबन चल रही थी, इसलिए उस दिन भी किरण घर पर नहीं था। उसके बाद ऐश्वर्या उस रात नव्याश्री के घर में ही रुक गई और दोनों सहेलियां एक साथ सो गईं।
ऐश्वर्या ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि इसके बाद रात को क्या हुआ उसे कुछ भी पता नहीं है। असल में ऐश्वर्या का कहना था कि डिनर के बाद उन्होंने ड्रिंक्स भी ली थी और इस वजह से वह गहरे नशे में थी। रात को बिस्तर पर जाते ही उसे गहरी नींद आ गई, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसका बिस्तर गिला हो चुका था। यह एक चौंकाने वाली स्थिति थी और जैसे ही उसने बिस्तर को देखा उसे खून से सना हुआ पाया। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी साथी नव्याश्री की लाश बिस्तर के पास पड़ी थी और उसके गले पर गहरे चाकू के निशान थे। पुलिस ने तस्दीक करने के लिए उससे पूछा, अगर रात में तुम्हारे बगल में सो रही तुम्हारी सहेली नव्याश्री का कत्ल हो गया तो वो भी तब जब घर में तीसरा कोई नहीं था और तुम्हें पता भी नहीं चला, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐश्वर्या ने इसका जवाब देते हुए कहा, मैं शराब के नशे में थी और रात को गहरी नींद सो गई। मुझे ना तो किसी की चीख सुनाई दी और ना ही कोई खटका ही महसूस हुआ। पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन इसके बाद भी यह सवाल उठता था कि अगर ऐश्वर्या सच में नशे में थी तो क्या वह कुछ और महसूस नहीं कर पाई? क्या यह सच में एक संयोग था या फिर कुछ और सच्चाई छुपी हुई थी? पुलिस को यह समझने की जरूरत थी कि आखिर नव्याश्री के हत्या के बाद भी ऐश्वर्या को कोई शक क्यों नहीं हुआ, और क्या ऐश्वर्या का बयान सच में उसके नशे के कारण था या फिर कुछ और था जो वह छुपा रही थी। अब तक की तफ्तीश में पुलिस को यह पता चल चुका था कि नव्याश्री और उसके पति किरण दोनों के पास घर की एक एक चाबी थी। दोनों अक्सर अपने अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे और अलग अलग वक्त पर घर लौटते थे। इस जानकारी के बाद पुलिस का शक गहरा हो गया, क्योंकि जैसे ही कातिल ने आधी रात को घर में घुसकर नव्याश्री की हत्या की और ऐश्वर्या तक को कोई एहसास नहीं हुआ, यह एक संकेत था कि कातिल घर का ही कोई सदस्य हो सकता था। पुलिस के अनुसार यह भी जाहिर हो रहा था कि कत्ल में किरण का हाथ हो सकता है, क्योंकि नव्याश्री ने आखिरी बार अपनी जान को खतरा महसूस करते हुए किरण का ही नाम लिया था। अगर कातिल ने आधी रात को घर में घुसने के लिए डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया तो यह पूरी संभावना बनती थी कि किरण ने ही यह कदम उठाया था। उसने धीरे धीरे घर में घुसकर नव्याश्री की जान ली और फिर बिना किसी आवाज के चुपचाप बाहर निकल गया। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच करते हुए किरण के मोबाइल फोन की लोकेशन और सर्विलांस के जरिए उस रात की गतिविधियों का ट्रैक किया। जैसे जैसे सबूत इकट्ठे होते गए, यह साबित हो गया कि नव्याश्री का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति किरण था। अगले दिन पुलिस ने किरण को गिरफ्तार कर लिया और मामले का खुलासा हुआ। किरण से जब पूछताछ की तो एक कहानी सामने आई। 25 वर्षीय नव्याश्री अपने पति किरण के साथ बेंगलुरु के केंगेरी उपनगर स्थित एसएमवी लेआउट में रह रही थी। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। नव्याश्री फिल्म इंडस्ट्री में डांस इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करती थी और उसकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ रही थी। सोशल मीडिया पर भी उसकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही थी। लेकिन इस बढ़ती शोहरत ने उसके पति किरण को परेशान कर दिया था। वह अपनी पत्नी की कामयाबी और उसकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हो गया था और धीरे धीरे उसके चरित्र पर शक करने लगा। इस शक के कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। जब दोनों साथ होते तो ये झगड़े बहस में बदल जाते। इस वजह से उनकी रिश्तों में दरार बढ़ती जा रही थी। घटना के दिन भी किरण और नव्याश्री के बीच झगड़ा हुआ। किरण ने नव्याश्री को जान से मारने की धमकी भी दी और बाहर चला गया। तो नव्याश्री ने अपनी सहेली ऐश्वर्या को अपने पास बुलाया। 27 अगस्त की सुबह करीब 5 बजे किरण ने अपनी डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल कर घर में आया। उसको नहीं पता था कि घर के अंदर नव्याश्री की सहेली ऐश्वर्या भी है। जैसे वो बेडरूम में गया तो उसने ऐश्वर्या को सोते हुए देखा तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने उसी वक्त पत्नी की हत्या का मन बना लिया। किचन से चाकू लाकर नव्याश्री का गला रेत दिया। हत्या करने के बाद वह तुरंत वहां से फरार हो गया और उसे यह उम्मीद थी कि नव्याश्री की मौत का इल्जाम ऐश्वर्या पर डाला जाएगा, क्योंकि वह उसकी बगल में सो रही थी और किसी को शक नहीं हुआ था। किरण ने सोचा कि उसकी पत्नी की हत्या के बाद सब कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा कि वह खुद बच जाएगा और उसकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार ऐश्वर्या को ठहराया जाएगा। ऐश्वर्या नशे में थी और गहरी नींद में होने की वजह से उसे कुछ पता नहीं चला। वह बिल्कुल भी जागी नहीं थी, जिससे उसे यह भी नहीं पता चला कि उसके बगल में सो रही नव्याश्री की हत्या हो चुकी थी। लेकिन पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ऐश्वर्या से की गई पूछताछ और बाकी सुरागों से जल्दी ही सब कुछ समझ लिया। ऐश्वर्या के बयान में कुछ भी असामान्य नहीं था।
लेकिन पुलिस ने उसकी गहरी नींद और नशे की स्थिति के बावजूद उसके बयान पर संदेह करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने देखा कि किरण के पास घर की दूसरी चाबी थी, जिससे वह आसानी से घर में घुस सकता था। धीरे धीरे सबूत सामने आए और पुलिस ने किरण को गिरफ्तार कर लिया, जिससे इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। आज की दूसरी कहानी पुणे की है। ये बात 2025 की है। पुणे में एक पुलिस थाना है, संत तुकाराम नगर पुलिस थाना। इसी पुलिस थाने को 17 जनवरी की रात करीब 9 बजे एक सूचना मिली कि दो लोग एक युवक को सड़क दुर्घटना का मामला बताकर अस्पताल में भर्ती करा गए हैं। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सच्चाई कुछ और ही निकली। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से पूछताछ की। डॉक्टर ने बताया कि 28 साल के युवक को दो लोग अस्पताल लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि उसे सड़क किनारे घायल पड़ा पाया और मदद के लिए भर्ती करा दिया। लेकिन जब डॉक्टर ने जांच की तो पाया कि युवक पहले ही दम तोड़ चुका था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। युवक की हत्या लोहे की रॉड से सिर पर वार करके की गई थी। यानी यह कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि हत्या है। पुलिस ने तुरंत उन दो लोगों के बारे में पूछताछ शुरू की जिन्होंने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टर ने बताया कि वे अपना नाम, पता और फोन नंबर लिखवाकर चले गए थे, लेकिन यह किसी को पता नहीं चला कि वे कब और कैसे गायब हो गए। अब पुलिस उनके दिए गए पते और फोन नंबर की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे सच में मदद करने आए थे या इस हत्या से उनका कोई संबंध था। पुलिस ने तुरंत आसपास के पुलिस स्टेशनों में मृतक के फोटो भेजे ताकि पहचान का पता लगाया जा सके। 2 दिन बाद एक गुमशुदगी की रिपोर्ट सामने आई। जब पुलिस ने युवक की पहचान और उम्र के बारे में पूछा तो सारी जानकारी गुमशुदगी की रिपोर्ट से मेल खा रही थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत युवक के परिवार वालों को बुलाया और उन्हें सूचना दी। घर वाले भागते हुए अस्पताल पहुंचे और मोर्चरी में जाकर जब शव देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह लाश उनके बेटे की ही थी। पुलिस जब घर वालों से पूछताछ करती है, पूछताछ में पता चलता है कि बिड में एक तहसील है माजलगांव। इसी तहसील इलाके में एक गांव है दिंद्रुड़। बाला साहेब उर्फ बालाजी मंचक लांडे इसी गांव का रहने वाला था। पुणे में एक जगह पिंपरी चिंचवड़ इलाके के MIDC की एक फैक्ट्री में काम किया करता था और पिछले 2 सालों से वो वहीं पर काम कर रहा था। लड़के की पहचान हो गई और ये भी पता चल गया कि उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। जो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आए थे उनकी पहचान अभी तक साफ नहीं हो पाई थी। पुलिस ने तफ्तीश जारी रखी और तय किया कि CCTV फुटेज से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। पुलिस ने सबसे पहले हॉस्पिटल की CCTV फुटेज को चेक किया, लेकिन उसमें उस लड़के को हॉस्पिटल लाने वाले दोनों लोगों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। कुछ फुटेज में तो चेहरे पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर पुलिस ने हॉस्पिटल के बाहर लगे कैमरों की फुटेज चेक करनी शुरू की। इस बार पुलिस को कुछ अहम फुटेज मिले। उन्हें देखा कि एक ऑटो में 2 लोग युवक को लेकर हॉस्पिटल आए थे, जैसे हॉस्पिटल वाले बता रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने ऑटो के नंबर प्लेट को देखा तो पता चला कि ऑटो का नंबर ही नहीं था, नंबर प्लेट सफेद थी। इससे पुलिस को शक हुआ कि कुछ गहरी साजिश है। एक तरफ पहचान छिपाना, दूसरी तरफ ऑटो में नंबर प्लेट न होना, और ऑटो बिल्कुल नया था। अब पुलिस ने यह ठान लिया कि इस ब्रांड न्यू ऑटो को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इतना नया ऑटो शहर में जरूर किसी ने खरीदा होगा। पुलिस ने शोरूम से भी पूछताछ करने की सोची। इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज से ऑटो का रूट ट्रैक करना शुरू किया। फुटेज में देखा गया कि ऑटो गुरुकुल एरिया के पास तक गया था। पुलिस ने उस जगह तक पहुंचने के बाद जांच शुरू की। अब पुलिस को लगने लगा था कि यह जगह पूरी साजिश का अहम हिस्सा हो सकती है। यह पुलिस के लिए एक बड़ा क्लू और एविडेंस था। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही थी कि गुरुकुल एरिया में वह ऑटो किसके पास है और कौन लेकर आया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक बिल्डिंग के पास ऑटो खड़ा था। पुलिस ने बिल्डिंग में जाकर छानबीन शुरू की और जैसे ही वे लिफ्ट के पास पहुंचे उनका सिर चकरा गया। लिफ्ट के अंदर खून के छींटे फैले हुए थे, जैसे इन्हें पोंछने की कोशिश की गई हो, लेकिन कुछ खून के दाग साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस अब लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पर गई और वहां के फ्लैट्स में जाकर पूछताछ शुरू की। एक फ्लैट में उन्हें 16 साल की लड़की मिली जो अकेले रह रही थी। पुलिस ने उस लड़की से भी सवाल किए ताकि यह पता चल सके कि इस फ्लैट का इस मामले से कोई कनेक्शन है या नहीं। लड़की ने बताया कि बालाजी लांडे जो उनका दूर का रिश्तेदार था, उसकी हत्या हुई थी। ये कोई दुर्घटना नहीं थी। लड़की ने डर के मारे यह सब बताया।
उसने कहा कि बालाजी अक्सर उनके घर शराब पीकर आता था और उसकी मां के साथ बुरा बर्ताव करता था। लड़की की मां ने यह सब सहन नहीं किया और उसने सोचा कि बालाजी को मार दिया जाए। फिर उसने अपनी बेटी और 4 बाहरी लोगों को इस काम में शामिल कर लिया। 17 जनवरी की रात जब बालाजी शराब पीकर घर आया तो उसने फिर से बुरा बर्ताव किया। घर में मौजूद लोग पहले से ही इस सब के लिए तैयार थे, तो उन्होंने उसे बुरी तरह से पीटा और उसके सिर पर रॉड से वार किया। इससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। फिर उन्होंने यह सोचा कि इसे एक दुर्घटना जैसा दिखाया जाए। 2 लोग उसे ऑटो में लेकर अस्पताल पहुंचे और कहा कि उसे एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन पुलिस ने और तफ्तीश की तो कहानी कुछ और ही निकली। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में सुरेखा भातनासे और उसकी नाबालिग बेटी रहती थीं। बालाजी, जो पुणे में रोजगार के सिलसिले में काम करता था, अक्सर सुरेखा के घर आता था। इसी दौरान बालाजी का सुरेखा की नाबालिग बेटी के साथ प्रेम संबंध बन गए। जब सुरेखा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बेटी को समझाया और गुस्से में आकर बालाजी का नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा सुरेखा और बालाजी के बीच हुई एक कॉल रिकॉर्डिंग में बालाजी ने सुरेखा से पूछा था कि उसने अपनी बेटी के मोबाइल से उसका नंबर क्यों ब्लॉक किया, और सुरेखा ने उसे धमकाते हुए कहा था कि वह उसकी बेटी का पीछा न करे। 17 तारीख को उसने अपनी मां से कहा था कि वह सुरेखा के घर जाएगा, लेकिन उसके बाद अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया, जिससे उसकी मां और परिवार वाले चिंतित हो गए। घर वालों ने बालाजी के अचानक गायब होने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 17 जनवरी की रात जब बालाजी सुरेखा के घर गया तो वहां बहुत झगड़ा किया। घर में मौजूद लोग पहले से ही इस सब के लिए तैयार थे, तो उन्होंने उसे बुरी तरह से पीटा और उसके सिर पर रॉड से वार किया। इससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा, तो वो डर गए। फिर उन्होंने यह सोचा कि इसे एक दुर्घटना जैसा दिखाया जाए। आदित्य शरद शिंदे और दिनेश सूर्यकांत उपाड़े, ये 2 लोग उसे ऑटो में लेकर अस्पताल पहुंचे और कहा कि उसे एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ उजागर कर दिया और यह साबित हो गया कि यह एक साजिश थी। पिंपरी चिंचवड़ अपराध शाखा की एंटी गैंग यूनिट ने दिनेश सूर्यकांत उपाड़े और आदित्य शरद शिंदे को गिरफ्तार किया है। पुलिस अभी 3 और आरोपियों की तलाश कर रही है। किसी भी विवाद का हल हिंसा नहीं हो सकता। सुरेखा और उसके साथियों ने गुस्से में एक खौफनाक जुर्म कर दिया, जिससे वे खुद भी फंस गए। आरोपियों ने हत्या को दुर्घटना दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ ही गई। अपराध चाहे जितना भी प्लानिंग से किया जाए, एक न एक दिन सच सामने आ जाता है। अगर बालाजी बार बार सुरेखा के घर आकर गलत बर्ताव कर रहा था, तो इस समस्या का हल कानूनी तरीके से निकाला जाना चाहिए था, न कि हत्या जैसा खतरनाक कदम उठाया जाना चाहिए था। आज के समय में सीसीटीवी कैमरे अपराध सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अपराधी चाहे जितना भी सोच समझकर वारदात को अंजाम दें, कैमरों से बचना लगभग नामुमकिन हो गया है। सुरेखा और उसके साथियों ने बिना सोचे समझे एक बड़ा अपराध कर दिया, जिससे वे खुद मुसीबत में फंस गए। इसलिए हमेशा सोच समझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।